SN2। चलो देखते हैं SN2 क्या चीज है भाई। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं अच्छे से। तो देखो जैसे एक रिएक्शन है ये, जैसे सपोजिंगली ये एक रिएक्शन है, पिछली वाली रिएक्शंस में क्या हो रहा था कि जो न्यूक्लियोफाइल था वो यहां से आ जाता था और जुड़ जाता है, लाइक हर बार नहीं लेकिन जितनी भी अपन लोगों ने डिस्कस की उस पर ऐसा ही हो रहा था मोटा मोटा। अब क्या है, अब देखो अब क्या हो रहा है, ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो रहा है, ये यहां आके लग जा रहा है, यहां आके। फाइन। अच्छा एक चीज सबसे पहले आप लोग नोट करें अपनी अपनी कॉपी में कि SN1 में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन होता था, बट मैं लिख देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। देर इज नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है। तो भाई साहब होता क्या है फिर, होता इसमें मोटा मोटा ये है कि एक साइड पे कार्बोकेटायन टूट रहा होता है एंड दूसरी साइड पे क्या होता है, आई मीन एक साइड पे कार्बोकेटायन बन रहा होता है, ये X माइनस निकल रहा होता है, ठीक है। एट द सेम टाइम ये पीछे से लग रहा होता है, ये होता है सिंपल सिंपल आपका SN2 में। और ये बाइमोलिकुलर रिएक्शन होती है, ये अभी थोड़ा सा मैं एक ब्रीफ कर रहा हूँ आपको, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में भी डिस्कस करते हैं। बाई मॉलिक्यूलर, बाई मॉलिक्यूलर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें जो होते हैं इसमें दो चीज होती है जो रेट को इन्फ्लुएंस करती है, एक ये और एक ये, ठीक है। एक RX और एक न्यू माइनस लिख देता, हाँ एक ये, इसलिए बाई मॉलिक्यूलर, बाई मतलब दो, मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल, ठीक है। ये तो आई गेस आप लोग समझ ही गए होंगे। ओके फाइन। अब चलो आ जाते हैं थोड़ा सा अच्छे से बात करने पे कि व्हाट इज SN2। चलिए देखिए आप लोग, ओके फाइन। SN2 ये होता है आपका SN2, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, होता क्या है चलिए देखते हैं। सपोजिंगली ये लिया अपन लोगों ने, ठीक है, रुक जाओ। अब जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं लिख रहा हूँ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, ये मैं लिख रहा हूँ। आप लोग अब देखिए, हाँ तो ये रिएक्शन है, ठीक है, ये मोटा मोटा रिएक्शन है। अभी हम लोग इसके एकदम अंदर घुसेंगे डिटेल पे, और यहाँ पे कुछ चीजें अलग है SN1 से, वो भी मैं आप लोग को साथ साथ बताता जाता हूँ। सबसे पहले कि हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है पोलर एप्रोटिक,
ठीक है, इसको हाईलाइट कर सकते हैं। हाईलाइट का ऑप्शन होना चाहिए, ये देखिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पोलर ए प्रोटेक्ट। अरे हाँ, अरे यार, ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पोलर ए प्रोटेक्ट है। ठीक है, SN1 क्या थी आपकी, रुकिए, ठीक है, SN1 आपकी थी पोलर प्रोटेक्ट, पर ये है आपकी पोलर ए प्रोटेक्ट। ठीक है, ए प्रोटेक्ट मतलब कि ये जो है, ये बॉन्ड तोड़ने में मदद तो करता है क्योंकि ये पोलर है। ठीक है, पोलर क्या करता है आपका, ये वाला जो बॉन्ड है वो तोड़ने में मदद करता है पोलर। और ए प्रोटेक्ट मतलब ये कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं करेगा इसको, किसको, इसको। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया क्योंकि ये सब मैंने लास्ट क्लास में समझाया था। ठीक है, बट आई गेस तुम दोनों ही लास्ट क्लास में नहीं थे, इसलिए मैंने बोल दिया। ओह, 3 लोग। हेलो जवेरिया। इतना क्लियर है सबको? अभी तो कुछ खास वैसे मैंने बताया नहीं है, पर फिर भी किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, क्योंकि तुम लोग क्लास में नहीं थे। चलो फाइन, क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आप लोग देखिएगा होता क्या है। होता क्या है कि यहाँ देखिए, सबसे पहले क्योंकि ये पोलर है, उसकी वजह से ये जो सॉल्वेंट होता है, जैसे यहाँ पे अभी सपोजली एसीटोन, एसीटोन, ठीक है, एसीटोन क्या है कि पोलर है, तो पोलर होने की वजह से ये CH3 और X पे थोड़े थोड़े से आपके वो लाने लगता है, थोड़ा थोड़ा सा ब्रेकेज लाने लगता है। ठीक है, तो ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है, ये टूटने लगता है। क्या होता है, टूटने लगता है। ठीक है, ओके फाइन। तो इतना अपन लोगों को समझ में आया कि ये वाला जो बॉन्ड है वो टूटने लगता है। और जैसे ही ये टूट रहा होता है तो क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ये इधर ये डेल्टा नेगेटिव हो जाता है और ये डेल्टा पॉजिटिव हो जाता है। हम लोग को भी पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये चीज होगी। और क्या होता है कि इस पे क्योंकि देखो, एक चीज समझो, अब मेरी बात थोड़ी सी, मैं 1 मिनट का तुम लोग को जो भी बोल रहा हूँ उसको अच्छे से समझने की अच्छा चलो पहले मैं लिख देता हूँ, एक सेकंड। फाइन, अब इस पे आप लोग बहुत ज्यादा टाइम तक सुनिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए, ये क्या है, ये आपका नॉर्मल कंपाउंड है। ठीक है, जो अपन लोगों ने पीछे लिखा था, CH3H3X। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका नॉर्मल कंपाउंड है जो अपन लोगों ने पीछे लिखा था। अब होता क्या है, क्योंकि ये जो है ये पोलर है, तो पोलर की वजह से ये बॉन्ड टूटने लगता है।
ठीक है। पोलर की वजह से ये वाला बॉन्ड जो है वो टूटने लगता है। टूटते वक्त क्या होता है कि इस पे डेल्टा पॉजिटिव आ जाता है और ये हो जाता है डेल्टा नेगेटिव। ठीक है। तो मैंने आप लोग से कहा था कि इसमें कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, पर हम लोग को तो ये पॉजिटिव चार्ज दिख रहा। तो देखो यार, ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो डेल्टा है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना नहीं है। कार्बोकेटाइन तब बनता है, मैंने बहुत एम्फेसाइज किया था कल की क्लास पे कि कार्बोकेटाइन बन जाता है। कार्बोकेटाइन बन जाता है। यहाँ पे क्या है कि कार्बोकेटाइन बनने वाला है। क्या होता है कि आप लोग ऐसा छोटी सी कहानी टाइप से सुनिए कि पिछले में क्या होता है कि कार्बोकेटाइन बन जाता है, फिर उस पर अटैक होता है। इसमें क्या होता है कि कार्बोकेटाइन बन रहा होता है, तभी उस पर पीछे से अटैक होता है। तो क्या होता है कि वो कभी पूरा कार्बोकेटाइन बन ही नहीं पाता है, उस पर सिर्फ एक ही डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है, एंड आफ्टरवर्ड्स दिस OH माइनस अटैक्स फ्रॉम द बैक। अब आप समझिए, अब आप लोग थोड़ा सा और गौर से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ फाइन, सुनिए। होता क्या है कि इसमें दिस एच दिस एक्स इज अटैच टू दिस सी। अब क्या होता है, पोलर होने की वजह से ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा होता है धीमे धीमे ब्रेक हो रहा होता है। तब तक क्या होता है, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से पीछे की साइड से आ जाता है। वाई एम सेइंग पीछे की साइड से, क्योंकि आगे की साइड से तो अब भी थोड़ा सा बॉन्ड है ना। देखो आगे की साइड से बॉन्ड है, तो ऐसे तो घुस नहीं सकता, ऐसे तो घुस नहीं सकता है, कहीं से भी घुस नहीं सकता है। तो क्या उसके पास बची जगह पीछे वाली, क्योंकि पीछे वाली जगह खाली है, इसलिए वो यहाँ से अपना बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। यहीं से उसका बॉन्ड बनता भी है। ठीक है, तो यहाँ से अपना बॉन्ड बनाने का कोशिश करता है। ओके फाइन। जब ये यहाँ से अपना बॉन्ड बना रहा होता है, तो क्या होता है, एट दिस वेरी सेम टाइम यहाँ से आगे का बॉन्ड टूट गया होता है। तो ये पीछे से धीमे धीमे करके बॉन्ड बन रहा होता है और आगे से धीमे धीमे करके बॉन्ड टूट रहा होता है। तो एक ऐसी स्टेट आती है जिसमें क्या होता है कि पीछे वाला आधा जुड़ चुका होता है और आगे वाला आधा निकल चुका होता है। कंप्लीशन के टाइम पे क्या होता है, कंप्लीशन के टाइम पे ऐसा कुछ हो जाता है। ये क्या है, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। ओके फाइन। ठीक है, अब क्या होता है कि इस पे देखो, अटैक पीछे से होता है। हाँ फाइन। इस पे क्या होता है कि इस पे पीछे से अटैक होता है। इस वजह से इस वजह से क्या होता है कि इसमें इन्वर्जन देखा जाता है, इनवर्जन। और एक और चीज में लिख दूं, अटैक इज फ्रॉम ट्रिक। ओके फाइन, आई गेस चीजें क्लियर है। ठीक है। और ट्रांजिशन स्टेप ही, अच्छा हाँ, इसमें क्या हो रहा है, अब आप लोग जरा ध्यान से सुनिएगा। 1 2 और अरे यार ता ये 3, 1 2 3 क्या है, ये तीनों आपके एक ही स्टेप है। ठीक है, तीनों स्टेप, जो तीनों फिगर है वो एक ही स्टेप में होता है। ये पूरा प्रोसेस एक ही वन सिंगल शॉट में होता है। जैसे SN1 में क्या होता था, SN1 में क्या होता था कि फर्स्ट स्टेप होता था कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होना, सेकेंड स्टेप होता था कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि कार्बोकैटायन जिस टाइम बन रहा होता है उसी टाइम पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होता है। और ये तीनों स्टेप क्या है, ये एक ही स्टेप है। ठीक है, ये दो अलग अलग स्टेप नहीं है, तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। ओके फाइन। अटैक इज फ्रॉम री। ओके ओके। तो इतना बताए कि इतना आप लोगों को समझ में आया। या था ये आपका मैकेनिज्म लिख देता हूँ। ओके।
ये देखो, ये आपका होता है RDS, ठीक है। ये वाला जो है, ये वाली जो चीज है, इधर होता है आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और यहाँ पे आप लोग अगर ढंग से देखेंगे तो दोनों चीजें इन्वॉल्व है, एक ये और ये पूरा। इसलिए क्या होता है कि रेट के टाइम पे इसको भी लिया जाता है और इसको भी लिया जाता है, ठीक है। आई गेस ये चीज क्लियर हो गई होगी अब तक। चलो एक बार मैं रेट लिख भी देता हूँ। फाइन। तो ये बताओ, इतना सा अभी क्लियर है या फिर मैं दोबारा से कुछ एक्सप्लेन करूं? सबको समझ में आया या सिर्फ जवेरिया को ही आया? क्या वो दीपिका, कोई दिक्कत नहीं समझ में आया क्या? नहीं आया तो बता दो यार, दोबारा समझा देंगे, उसमें क्या। हम्म, चलो फाइन। आगे चलते हैं थोड़ा सा, और भी चीजों पे बात करते हैं। चलो अब एक और चीज समझिए। जो भी मैं लिख रहा हूँ आप सब लोग अपना अपना कॉपी में लिखे। फाइन। देखिए, न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो अपना जो डोनेट करता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो करता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ कार्बन में। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, कार्बन की ये वाली जो ऑर्बिटल है पहले से ही ऑक्यूपाइड है बॉन्डिंग में, ठीक है। तो क्या होता है कि जो छोटी नहीं, ये जो पीछे वाली ऑर्बिटल खाली है एंटी बॉन्डिंग की, उसमें न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करता है, ठीक है। तो ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लियोफाइल का जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा रहा है, क्योंकि कभी कभी बार ये जस्ट एज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव इन द सेंस MCQ ही, पर ये भी नॉलेज में होना चाहिए, ठीक है। तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो अपना जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट करता है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन में। ओके फाइन। चलो अब बात करते हैं आपके
सॉल्वेंट के बारे में कि भाई साहब सॉल्वेंट क्या है। यहाँ पे सॉल्वेंट है आपका पोलर ए प्रोटीन। ओके, तो अलग अलग समझते हैं इसको। अरे यार, अच्छा इतना नोट किया। अब एक चीज और थोड़ा सा नोट करिए कि कुछ या फिर इम्पोर्टेंट कह लो। अब देखिए, सॉरी, इसको अच्छे से देखिएगा, ये बहुत यूज होगा। ओके फाइन। DMSO, अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा। डाई मिथाइल सल्फेट ऑक्साइड, डाई मिथाइल सल्फेट ऑक्साइड। ठीक है, एक ये हो गया। और कुछ की बात करते हैं। और कुछ क्या है, देखते हैं भाई साहब और कुछ क्या है। और है आपका जैसे, DMF ये भी आप लोग को बहुत सुनने में आएगा। एंड DMSO ये भी बहुत सुनने में आएगा। ये भी वही होता है, डाई मेथाइल फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, नहीं फॉर्माइड, हाँ फिर ठीक है, डाई मेथाइल ये आपका। तो ये दोनों जो है, ये आप लोगों ने लाइक इन जनरल नाम नहीं सुना होगा। 11th या 12th में सुन लिया तो बात अलग है, पर इन जनरल आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, तो मैंने थोड़ा सा लिख के बता दिया और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तीन है। अब आ जाते हैं एक्शन पे। तो अब आप लोग जरा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ठीक है, और समझिएगा कि होता क्या है। समझिए, फर्स्ट केस जो है ये वाला, ये है आपका
एस SN1, ये है आपका SN1 और ये है आपका SN2। SN1 में क्या होता है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, तो उसमें क्या होता है कि कहीं क्लोरीन वापस जाके एल्किल ग्रुप से रिएक्शन ना कर ले, इसलिए हम लोग उसको प्रोटॉन प्रोवाइड करते हैं। या फिर आप ये समझ लीजिए कि केज कर लेते हैं एक प्रोटॉन के चैम्बर में, ठीक है, केज कर लेते हैं एक प्रोटॉन की रिंग में। इसलिए हम लोग को प्रोटिक चाहिए होता है, क्योंकि हम लोग को क्लोरीन को ट्रैप करना होता है, ताकि वो वापस जाके जो बना बनाया आपका, देखिए होता क्या है कि कार्बोकेटाइन बन गया और क्लोरीन अलग हो गया। अब क्लोरीन क्या है कि इस कार्बोकेटाइन के आसपास घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, तो कहीं वो उससे दोबारा जाके अगर रिएक्ट कर लेगा, तो हम लोग की क्या होगी कि रिएक्शन जो होगी वो बैकवर्ड चली जाएगी, जो कि हम लोगों को नहीं चाहिए। हम लोग को ये ऐसा नहीं चाहिए कि रिएक्शन हम लोग की बैकवर्ड जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, उस क्लोरीन को ट्रैप कर लेते हैं एक प्रोटॉन के केज में, ठीक है। इसलिए हम लोग वहां पे पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट यूज करते हैं कि हम लोग का जब क्लोरीन निकले या फिर एक्स निकले, तो वो ट्रैप हो जाए एक प्रोटॉन के उसमें एक सर्किल में। पर इसके केस में क्या होता है कि इसके केस में कभी क्लोरीन, जब तक कार्बोकेटाइन बन रहा होता है तब तक तो क्लोरीन उसके साथ जुड़ा ही होता है। तो हम लोग को क्या जरूरत कि हम लोग फालतू में प्रोटेक्ट सॉल्वेंट्स दे, कोई जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। इसलिए क्या करते हैं कि हम लोग पोलर ए प्रोटेक्ट दे देते हैं, क्योंकि हम लोग को कोई जरूरत ही नहीं है क्लोरीन को केज करने की। क्योंकि जब क्लोरीन निकलता है, तब ऑलरेडी क्या होता है कि क्लोरीन तभी निकलता है जब आपका न्यूक्लियोफाइल जुड़ चुका होता है आपके आर पे, तभी क्लोरीन निकलता है। इसलिए हम लोग को कोई नीड ही नहीं होती है कि हम लोग प्रोटेक्ट का यूज करें। हम लोग बहुत आराम से ए प्रोटेक्ट का यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग को केज नहीं करना होता है क्लोरीन को। क्लोरीन कैन मूव एनीवेयर फ्रीली, क्योंकि क्या है कि कार्बोकेटाइन अंदर बन चुका है और रिएक्ट भी कर चुका है, अंदर उसका रिएक्शन हो चुका है, इसलिए कोई जरूरत ही नहीं है कि वो कैसे भी एक्ट करे। ठीक है, तो आई गेस ये था पोलर ए प्रोटीन। कितना आप लोगों को समझ में आया? ओके, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। नोट करिएगा, दिस इज SN1 और SN2 दो। ठीक है, जितना लोअर टेम्परेचर होगा उतना ही रेट ज्यादा होगा। ठीक है, आई गेस ये चीज भी क्लियर है। जितना लोअर टेम्परेचर होगा, आप लोग अपनी अपनी कॉपी में लिख लें, जितना लोअर टेम्परेचर होगा उतना रेट ज्यादा होगा। ओके फाइन। अब क्या करते हैं, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। विल टॉक अबाउट विल टॉक अबाउट स्टीरियो केमिस्ट्री। तो क्लियर है, इन्वर्जन होता है। इस इन्वर्जन को कहते हैं वार्डन इन्वर्जन। ऑल WLDEN। ओके फाइन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि रेसिमाइजेशन, रिटेंशन नहीं होता है, सिर्फ इन्वर्जन होता है। ठीक है। एंड देयर इज नो।
इसीलिए कोई भी रेसिमाइजेशन नहीं होता है। रेसिमाइजेशन क्या होता है कि जब एक एक क्या कह लो, एक कोई भी टेस्ट ट्यूब या फिर एक कोई भी बीकर में आधा रिटेंशन वाला होता है, आधा इन्वर्जन वाला होता है, या फिर आधा आर है होता है और आधा एस कॉन्फ़िगरेशन का होता है, तो उस चीज को हम लोग कहते हैं रेसिमाइजेशन। तो इसमें कोई भी रेसिमाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि सब कुछ क्या होता है, या तो इधर आर एस होता है या तो इधर आर होता है। ठीक है, तो इसके बारे में चलो थोड़ा सा और बात करते हैं। SN1 में क्या होता था, SN1 में होता था रेसिमाइजेशन। ठीक है, 50% से ज्यादा होता था इन्वर्जन एंड 50% से लेस होता था आपका क्या इन एक सेकंड, हाँ, 50% से कम होता था आपका रिटेंशन। चलिए अब इसकी थोड़ी सी बात करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये हाँ चलो ठीक है, जल्दी जल्दी एक काम करो, इसका मेरे को कॉन्फ़िगरेशन बताओ कि एस है या आर है। 2 मिनट है आप लोगों के पास, जल्दी से बताएं आप लोग। जल्दी 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 जल्दी। 2 मिनट है आपके पास, जल्दी से बताएं, नहीं तो मैं लिख देता हूँ। ये जो कंपाउंड है, वेदर दिस इज एन एस कॉन्फ़िगरेशन और आर कॉन्फ़िगरेशन, अरे एस है या आर है, जल्दी बताएं। चल मैं ही बता देता हूँ, ये है आपका आर। ठीक है, कैसे आर है, रुको, ये क्लोरीन हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 एंड ये हो गया आपका क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में क्या आता है, आर है, तो ये आर हो गया। अब ये चेंज होके क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे क्लोरीन यहाँ से हट जाएगा तो देखिएगा आप लोग, अब देखिए, तो इसमें ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। अब देखो ये क्या हो गया, एस हो गया। तो आर से कन्वर्जन हुआ है किस पे, एस में। ठीक है, तो हाँ फाइन, यहाँ से सीएल हटा, जब सीएल हटा तो ओएच लगा, ओएच लगने के साथ साथ इन्वर्जन हुआ।
इन्वर्जन के बाद क्या हुआ कि जब हम लोगों ने देखा दोनों का कॉन्फ़िगरेशन निकाल के कि इन्वर्जन से पहले क्या कॉन्फ़िगरेशन था और इन्वर्जन के बाद क्या कॉन्फ़िगरेशन था, तो हम लोग को एक डिफरेंस दिखा कि भाई साहब पहले तो आर था, अब क्या हुआ कि अब एस हो गया है। ओके, तो इतना क्लियर है स्टीरियो केमिस्ट्री पूरा। क्लियर है गाइस? ओके फाइन। अब आ जाते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। आइए देखते हैं इसको। देखते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ, यहाँ पे क्या करूंगा मैं आप लोग को, चलिए अच्छा मैं बाद में आप लोग को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिएगा, अब आप लोग जरा इसको, इस चीज को समझिएगा कि ये मैंने क्या लिखा है। अरे आ जाओ, चलो ठीक है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस समझते हैं क्या होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब आप समझ लो भीड़, ठीक है, भीड़ वाला इलाका आप समझ लो स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। तो होता क्या है कि अब यहां से देखो, इसको ऐसे देखो, यहां से क्या हो रहा है कि आपका x माइनस ऐसे जा रहा है, और ये क्या होता है कि ये लग के ऐसे पीछे से ही आ पाएगा, और कोई रास्ता है नहीं। तो पीछे से आएगा तो देखो इसको इससे सामना करना पड़ेगा, इससे झगड़ना पड़ेगा, तब जाके ये यहाँ पे लग पाएगा। इधर क्या होगा कि इसको सिर्फ इससे सामना करना पड़ेगा, और इधर कुछ है ही नहीं, इधर तो कुछ भी नहीं है, एच है वो तो बहुत मामूली सी चीज है, उसको रहने देते हैं, ठीक है। इस वाले केस में क्या है, इस वाले केस में भी यही चीज है, इधर से कोई सामना नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ जो सामना करना है सामने से करना है। तो होता क्या है कि जितनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी उतना ही ज्यादा टाइम लग जाता है न्यूक्लियोफाइल को पहुंचने में आपके कार्बन एटम के पास। इसलिए जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस मिलेगा उतना ही अच्छा हम लोग का रेट होगा, ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या, अगर कहीं पे ज्यादा बहुत बड़ा मॉलिक्यूल हो गया, बहुत बड़े कंपाउंड्स लग गए, बल्कि 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 आई मीन बल्कि, ये वाला हिंदी वाला बल्कि नहीं, ये वाला, ठीक है, भारी, ठीक है, कि कहीं पे CH3C लग गया, या ऐसा कोई बहुत बड़ा भारी सा कंपाउंड लग गया,
तो क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल को बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ जाती है रीच करने पे अपनी डेस्टिनेशन। ठीक है, तो उसको बहुत दिक्कत होता है। इसलिए जितना कम हम लोग का स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतना अच्छा रेट होगा। तो जो इसका आंसर होगा वो ये होगा। ओके फाइन। अब चलते हैं अगले पे, जो कि है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। फाइन, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। ये आप लोग को लाइक नहीं देखने को मिलेगा ऐसे किसी सीबीएसई के बुक में, तो इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा अभी। तो क्या होता है कि जितना अच्छा ये, अरे, जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतना ही ज्यादा, रुकिए मैं लिख देता हूँ, ट्रांजिशन स्टेट अगर, रुकिए, स्टेबल होती है जितनी, उतना रेट हाई होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना अच्छा होता है, ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल उतनी ज्यादा होती है। तो ये दो चीजें आप लोग समझिए कि ये क्या लिखा है। ओके फाइन, समझिए क्या लिखा है। ये लिखा है कि जितना ज्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अच्छा होगा उतना ही ज्यादा हम लोगों का क्या होगा कि हम्म, उतना ही ज्यादा आप लोग का जो ट्रांजिशन स्टेट है वो स्टेबल होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छे से समझिए। ये आप लोग को जनरली बुक्स में कम मिलेगा, पर मैं समझा रहा हूँ। और हाँ, एक चीज और लिख देता हूँ। ट्रांजिशन स्टेट जितनी ज्यादा अच्छे से स्टेबल होगी, अगर उस कंपाउंड में मानो दो कंपैरिजन के लिए कंपाउंड है, एक कंपाउंड की ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा अच्छी है और दूसरे का स्टेरिक हिंड्रेंस अच्छा है, तो क्या होगा, हम लोग प्रायोरिटाइज करेंगे ट्रांजिशन स्टेट वाले को। ठीक है, तो ये एक रूल है जो एक्सपेरिमेंट्स के बाद निकाला गया है। ठीक है, तो अब आगे मैं आप लोग को समझाता हूँ ऐसा क्यों। देखो, जितना अच्छा ट्रांजिशन स्टेट होगा, मतलब जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, उतना अच्छा वो इसको खींच पाएगा। ठीक है, अब पोलर की वजह से ये तो चला ही गया, और ये क्या हो रही है, देखो स्टेरिक हिंड्रेंस से कहीं ना कहीं से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। अब जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, ठीक है, उतना अच्छा वो इसको खींच पाएगा और उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना पाएगा, उतना जल्दी बॉन्ड बना पाएगा। इसलिए क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है वो जो ट्रांजिशन स्टेट है उसको ज्यादा स्टेबल बना देता है। ठीक है, और जितनी ज्यादा ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगी उतना ही ज्यादा आपका रेट अच्छा होगा। ठीक है, तो रेट जितना अच्छा होगा उतनी ज्यादा आप लोग का जो होगा रिएक्शन फास्ट बनेगी। अच्छा, मैंने रेट का फॉर्मूला लिखा है ना, रेट एक बार लिख भी देता हूँ, चलो दोबारा से लिख देता हूँ। से लिखा तो है, हाँ लिखा है। ठीक है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। तो आई गेस ये चीज क्लियर होगी। ठीक है, ये क्लियर है, तो बताओ आगे चले। एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ फिर मैं आप लोग को। एक क्वेश्चन है जिसका मैं सवाल आप लोग जिसका मैं जवाब आप लोग से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जल्दी से दीजिएगा। ये अच्छा, छोड़ो छोड़ो, मैं ही दे देता हूँ।
हाँ फाइन, देखो अब देखो इस पे तो बहुत क्लियर समझ में आ रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो अगर मैं इसको ऐसे लूँ ए बी सी डी, तो आई गेस ये इतना तो ये वाला तो क्लियर ही है। बात करते हैं इसकी और इसकी कि इन दोनों में से कौन ज्यादा अच्छा होगा। देखो अब क्या है कि ये इट इज अ गुड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इट इज अ गुड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, ये वाला जितना ये सर्किल में है, ठीक है, ये वो क्या है कि एक अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर कहीं पे भी एक अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वी विल प्रायोरिटाइज इट ओवर स्टेरिक हिंड्रेंस। तो सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है कि बी में है, पर फिर भी ए क्या है, ए उससे ज्यादा अच्छा SN1 करेगा, सॉरी SN2 करेगा, रेट ऑफ SN2। क्यों? क्योंकि जो ए में है, ए में एक अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, इस वजह से। ठीक है, ओके फाइन। तो ये सीन है। तो इतना था आज के लिए। अब बताइए आप लोग को ये सब कुछ क्लियर है या मैं दोबारा से कुछ रिपीट करूं? ओके फाइन, ठीक है। तो फिर आज का इतना ही था। अब अगली क्लास में तो मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा। अगर आप लोग को कुछ ना समझ में आए तो आप लोग मेरे से ऐसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है? ओके फाइन, चलिए फिर गुड नाइट।